हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में एक आपका सब्जेक्ट है लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाए तो उसको सॉल्व करवा दीजिए। तो मेरे पास 4 ईयर के क्वेश्चन पेपर एक्चुअली अवेलेबल हुए हैं 2016 से लेकर के 2019 तक के। तो मैं सबसे पहले आपको 2019 का आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और जो 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपको केवल 75 ही उसमें से करने होंगे। दूसरा, ये क्वेश्चंस जो है एनटीए नेट के जो स्टूडेंट्स हैं या टीजीटी पीजीटी में जो स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एमकॉम लेवल की जो भी कोई वीडियो है जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो उसको मैं 2 तरीके से अपलोड करता हूँ। इसमें एक तो मिसलिनियस क्वेश्चन बैंक है फॉर एनटीए नेट के लिए और टीजीटी पीजीटी के लिए, स्पेशली वो एनटीए नेट के लिए है, ठीक है। थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन होते हैं तो नेट वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि उनको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने वो क्वेश्चंस रेडी किए हैं और एक ही प्लेलिस्ट में मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक फॉर एनटीए नेट टीजीटी पीजीटी वाली आप प्लेलिस्ट देखिएगा और मेरी कोशिश है कि मैं 31 दिसंबर तक उसमें 50,000 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दूं, ठीक है। मेरा टारगेट यही है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा और कुछ अच्छे मैंने प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए और एनटीए नेट के लिए, तो मैं वो भी बीच बीच में डिस्कस करता रहूँगा। चलिए, तो हम जो है 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अच्छे औद्योगिक संबंधों का आधार है, तो ऑप्शन डी सही है कि ए और बी दोनों सहकारिता और मान्यता। औद्योगिक संबंधों में न्यासिता उपागम या अवधारणा किसकी देन है, तो वो है M.K. गांधी जी की। औद्योगिक संबंध है, तो ऑप्शन भी सही है, नियोक्ता कर्मचारियों तथा सरकार का। औद्योगिक संघर्ष अधिनियम कब लागू हुआ था, 1947 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अस्तित्व में आया वर्ष 1948 में। एक श्रमिक जिसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी हो परंतु वह 18 वर्ष का नहीं हुआ हो तो उसे क्या माना जाएगा, किशोर। श्रम कल्याण ऐसी किसी भी बात की ओर संकेत करता है जो कारखाने में श्रमिकों की प्रसन्नता, स्वास्थ्य और संपन्नता की परिस्थितियां उत्पन्न करती हों। तो यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये थी सर एडवर्ड पेंटन ने। भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू हुआ था, सन 1926 में। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वयस्क वह व्यक्ति है जिसने कितनी आयु पूरी कर ली हो, 18 वर्ष की। इस अधिनियम के अनुसार युवक वह व्यक्ति है जो, ऑप्शन सी सही है, कि एक बालक या एक किशोर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कारखाना की विशेषता है, तो देखिए तीनों ही हैं कि एक घेराबंद स्थान होना चाहिए, उत्पादन निर्माण प्रक्रिया होनी चाहिए और 10 से अधिक श्रमिक होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कारखाना की परिभाषा से संबंधित नहीं है, तो देखिए उपयुक्त में से सभी, यानी कि रेलवे का परिसर, खाने, और ये खाने वो हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं, हम इन्हें इंग्लिश में माइंस कहते हैं, और होटल, खाने के स्थान या भोजनालय, ठीक है। कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानुसार गर्मी के मौसम में पीने योग्य पानी को ठंडा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां डैश से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, 250।
शिशु गृह यानी कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करने का स्थान, ठीक है, उसे हम शिशु गृह कहते हैं, कि सुविधा प्रदान की जाती है जहां डैश से अधिक महिला श्रमिक हों, तो वो है 30 महिला श्रमिक। प्रत्येक कारखाने में जहां 500 या अधिक श्रमिक सामान्यतः कार्यरत हों, परिभोगी डैश को नियुक्त करेगा, तो वो एक श्रम कल्याण अधिकारी को नियुक्त करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विवाद सुलझाने की प्रक्रिया पूरी होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सरकार का उक्त विवाद निस्तारण की प्रति भेजता है, तो वो है सुलहनामा अधिकारी। कारखाना अधिनियम के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों में सम्मिलित है, तो तीनों ही सम्मिलित हैं कि मशीनों की घेराबंदी और स्वचालित मशीनें यानी ऑटोमेटिक मशीन जो होती हैं, और योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति जो खतरनाक या हानिकारक पदार्थों के रख रखाव को जानता हो। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। यदि कर्मचारियों की संख्या डैश से अधिक हो तो जलपान गृह की यानी कैंटीन की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, तो वो है 250। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार अधिकतम एक वयस्क श्रमिक कितने घंटे काम कर सकता है? 9 घंटे। यदि एक प्रबंधक या परिभोगी कारखाना अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने का दोषी पाया जाता है तो उसे कैसा दंड दिया जा सकता है? तो दोनों ही है, उसको 2 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। न्यूनतम मजदूरी किसके द्वारा निश्चित की जाती है? तो वो देखिए उपयुक्त सरकार, या तो राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, जो जिसके अधिकार क्षेत्र में आता हो। किसी विवाद का निपटारा करने या सलाह लेने के लिए किसी तृतीय पक्ष को संदर्भित करना बिना कानून का आश्रय या मुकदमेबाजी पर बल देते हुए कहा जाता है। तो देखिए तीनों ही सही है, न्याय निर्णय भी और मध्यस्थता भी और सुलहनामा या संसाधन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कर्मचारियों को नियोक्ता की मांग स्वीकार करने हेतु अस्थायी रूप से कारखाने को बंद करके विवश करने को क्या कहा जाता है? तालाबंदी। इनमें से कौन आनुषंगिक लाभ नहीं है? महंगाई भत्ता। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ? 1923 को। केंद्रीय श्रम संगठन या संघ CITU किस पार्टी से संबंधित है? तो वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ILC शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के लिए। उचित मजदूरी वह मजदूरी होती है जो श्रमिक को उस दर पर दी जाती है जो कि आसपास के क्षेत्रों में उसी प्रकार के उपक्रमों में उसी स्तर के श्रमिकों को भुगतान की जाती है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी पीगू ने। कार्य, अधिकार एवं जिम्मेदारियां सभी डैश के लिए निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वह अपने द्वारा पूर्ण किए जाने वाले कार्य के लिए लक्ष्य बना सके। तो ऑप्शन ए सही है, कर्मचारियों। डैश अनुशासन सर्वश्रेष्ठ अनुशासन का स्वरूप होता है, वो है स्वयं आरोपित किया गया। बोनस भुगतान अधिनियम कब लागू किया गया था? 5 सितंबर 1965 को। बोनस एक अनुग्रहित राशि है अथवा श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के भुगतान का एक हिस्सा है। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है, तो वो एक अनुग्रहित राशि भी नहीं है और श्रमिकों द्वारा किए गए काम का एक हिस्सा भी नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। एक बालक जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या एक किशोर को कारखाने में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है, जबकि तो इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं कि चिकित्सक द्वारा दिया गया स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रबंधक के पास है जिसे उसको संबोधित कर दिया गया है,
और दूसरा है बी, स्वस्थता के प्रमाण पत्र का एक टोकन वह साथ रखता है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत महिला श्रमिक समय डैश के अंतर्गत कार्य करने या कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक के बीच में, ठीक है। व्यस्क श्रमिक का रजिस्टर या विवरण पुस्तिका कारखाने में किसके द्वारा रखा जाएगा? प्रबंधक के द्वारा। कारखाना अधिनियम में निरीक्षक को दिए गए अधिकार के अनुपालन में यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर बाधा पहुंचाता है तो उसे क्या दंड मिलेगा? 6 माह का कारावास या 10,000 रुपये तक का अर्थदंड या दोनों। छटनी का क्या अर्थ है? तो ये है ऑप्शन ए की नियोक्ता की असमर्थता कि वह श्रमिक को अल्पकाल में कार्य नहीं दे सकता। किसी व्यवसाय में तालाबंदी और पूर्णबंदी होते हैं, तो ये एक्चुअली एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। औद्योगिक संघर्ष डैश को विपरीत दिशा में प्रभावित करते हैं, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि उत्पादन की मात्रा एवं किस्म भी, राष्ट्रीय आय भी और सामाजिक कल्याण भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी कि श्रमिकों के कार्य घंटों में कमी करना। औद्योगिक विवादों के निस्तारण हेतु सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य समिति बनाने का विचार प्रस्तुत किया गया? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ठीक है। समझौता या सुलहनामा हेतु बोर्ड से अपेक्षा की जाती है, तो ऑप्शन बी सही है कि संघर्ष के निस्तारण हेतु सौहार्दपूर्ण हल निकालना जांच न्यायालयों का कर्तव्य है, तो ऑप्शन ए सही है कि संदर्भित विवाद की जांच की रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को प्रेषित करना। उपयुक्त सरकार किसी औद्योगिक विवाद को न्याय निर्णय हेतु किसी श्रम न्यायालय को संदर्भित कर सकती है जो डैश में आती है, यानी तृतीय तालिका में जो थर्ड टेबल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है? तो वो है आपका, तीनों ही हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त है। अभी के मैचिंग वाला क्वेश्चन है, देखिए एनटीए नेट में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या कि जो सराधन यानी कि विभिन्न पक्षों को समझाना बुझाना कहते हैं ना, तो वो रिलेटेड है आपका समझौता से या निपटारा से। उसके बाद जो सामूहिक सौदेबाजी है तो वो संबंधित है अनुबंध से। फिर अन्वेषण है तो वो अन्वेषण संबंधित है प्रतिवेदन से। और जो न्यायाधिकरण है वो है आपका पंच निर्णय से, जो आधिकारिक निर्णय होते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विवादों का कारण है? तो तीनों ही होते हैं, आर्थिक भी हो सकता है, प्रबंधकीय भी हो सकता है और राजनीतिक भी हो सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं। राज्य बीमा कर्मचारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा दिए गए सुझाव पर बनाया गया था? तो वो था आदारकर कमेटी। 1966 में नेशनल कमीशन ऑन लेबर किसने नियुक्त किया था? भारत सरकार ने। एनसीएल ने औद्योगिक संघर्षों के अन्य उपायों की अपेक्षा डैश की क्रियाविधि पर जोर दिया था, तो वो था सामूहिक सौदेबाजी। INTUC का पूरा नाम क्या है? तो वो है ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारत में बाल श्रम निषेध और विनिमय नियम कब लागू हुआ था? तो ये किया गया था सन 1986 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम संघ अधिनियम 1926 के अद्यतन संशोधन के अनुसार श्रम संघ के गठन हेतु पंजीकरण कराने के लिए कम से कम श्रमिकों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 7 श्रमिक। एक पंजीकृत
श्रम संघ कानून स्तर डैश मान्य है। तो देखिए ये तीनों ही हैं कि यह एक निगम निकाय भी है और यह किसी भी चल व अचल संपत्ति को रख सकती है, स्थानांतरित कर सकती है, या यह मुकदमा चला सकती है तथा इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही। रजिस्ट्रार श्रम संघ की पंजीकरण निरस्त कर सकता है जबकि या यदि, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि श्रम संघ का अस्तित्व समाप्त हो चुका हो और पंजीकरण का प्रमाण पत्र धोखे से ले लिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। श्रम संघ के पंजीकरण का क्या लाभ है? तो लाभ है कि यह अनुबंध कर सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा श्रम संघ के पंजीकरण करने से मना करने पर पीड़ित व्यक्ति को डैश में अपील करने का अधिकार है। तो वो उच्च न्यायालय में भी कर सकता है और उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त न्यायालय में भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए श्रम संघ सामान्य निधि या कोष का प्रयोग किया जा सकता है? तो सी कि सदस्यों को या उनके आश्रितों को मृत्यु या बीमा की स्थिति में भत्ता। निम्नलिखित में से कौन श्रम संघ का सदस्य हो सकता है? तो वह व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष हो चुकी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन श्रम संघ का पदाधिकारी नहीं हो सकता? तो वो है ए और बी दोनों। मतलब कि एक तो उसकी आयु 18 वर्ष की ना हुई हो और दूसरा अपराधी ठहराया गया जिसमें दुष्चरित्र होने संबंधी उसको जेल भी हुई हो, है ना, जेल होने की सजा भी हुई हो। निम्नलिखित में से कौन भारत में औद्योगिक विवादों को निपटाने या समाधान करने हेतु प्रशासन तंत्र नहीं है? तो वो है ILC तथा SLC। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत न्याय प्रशासन तंत्र नहीं है? तो वो है जांच न्यायालय। TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, पूरा नाम है TQM का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इस सामान्य अवधारणा में निम्नलिखित प्रबंध में कौन नहीं है? तो वो है रणनीतिक या कार्यनीतिक योजना। नई आर्थिक नीति 1991 दिशा देती है। तो ऑप्शन ए सही है कि कर्मचारी संघों की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम की कौन सी धारा श्रम कल्याण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? वह धारा 49। अधिकतम बोनस कर्मचारी के वेतन का कितना प्रतिशत होता है? 20% अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अधुनातम यानी कि सबसे ताज़ा संशोधन किस वर्ष में हुआ? 2010 में। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार अब महिला श्रमिक या कर्मचारी कितनी अवधि के अवकाश के लिए अधिकृत है? 180 दिन। चलिए नीचे से ऊपर के क्रम में निम्नलिखित को उनके विस्तार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो सबसे पहले आएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई, उसके बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और उसके बाद मातृत्व लाभ अधिनियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। भोपाल गैस लीक दुर्घटना के बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया? तो वो किया गया कारखाना अधिनियम में। कारखानों में साप्ताहिक छुट्टी का प्रावधान सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? 1923 में। कर्मचारियों को वेतन या भृत्ति सहित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वे एक माह में कितने दिन कार्य करते हैं? तो वो है 20 दिन। एक बालक जिसने अपनी आयु के कितने वर्ष पूरे न किए हों उसे काम पर या कारखाने में लगाना वर्जित है? 14 वर्ष। एक वयस्क श्रमिक ने एक दिन में अधिकतम संभव कार्यकारी घंटे टेस्ट की अनुमति दी जा सकती है? 9 घंटे की। अधिकतम अनुमन्य कार्यशील घंटे एक सप्ताह में
डैश एक वयस्क श्रमिक के लिए हो सकते हैं। 48 कारखाने जिनमें डैश से अधिक श्रमिक कार्य करते हों में आश्रय स्थल, विश्राम कक्षों तथा दोपहर के भोजन हेतु कक्षों की व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। तो उसमें 150 से अधिक। ठीक है। किसी कारखाने में जहां श्रमिक कार्य करते हों प्रति डैश श्रमिकों पर एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी, जिसे हम मंजूसा कहते हैं, उसका प्रावधान होना चाहिए, वो भी 150। कारखाने में डैश यानी कि कितने से अधिक श्रमिक कार्य करते हो तो पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था का प्रावधान करना होगा, 250। अधिक समय या अतिकालिक कार्य के लिए एक श्रमिक को सामान्य मजदूरी की दर के कितने गुना मजदूरी की दर से भुगतान अधिकृत है, दुगना या 2 गुना। कारखाने में यदि डैश से अधिक श्रमिक कार्य करते हो तो सामान्यतः जलपान गृह जो कैंटीन है ना, उसका प्रावधान करना होगा, 250। एक समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत पारिश्रमिक का अर्थ है, तो ऑप्शन सी की मूल भृति राशि तथा भत्ता व अन्य लाभ जो भी देय हो। बेरोजगारी भत्ता देय है, ये बताया गया है किसमें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1948 में। ठीक है। चलिए फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये, एनटीए नेट में तो बहुत आते हैं। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है ना, कि जो आपकी अनुसूची फर्स्ट है वो संबंधित है थर्ड, ऐसे उद्योग जिनकी उपयोगिता घोषित की जा सकती है। उसके बाद है अनुसूची सेकंड व थर्ड, तो वो संबंधित है सेकंड से कि श्रम न्यायालय तथा औद्योगिक अधिकरण। फिर है आपका अनुसूची फोर्थ जो कि सार्वजनिक है, तो वो संबंधित है सेवा शर्तें जिनमें परिवर्तन की लिखित सूचना देनी होगी। और लास्ट है अनुसूची फिफ्थ, तो ये संबंधित है फोर्थ नंबर से कि अनुचित श्रम प्रथाएं या चलन। ठीक है। मैचिंग के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इनको सॉल्व करना। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत 8 कार्यकारी घंटे प्रतिदिन तथा 48 कार्यकारी घंटे प्रति सप्ताह, तो डी सही है, समय अंतराल अवधि विश्राम की सम्मिलित नहीं। यदि कारखाने में 1000 से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो उन्हें चाहिए कि निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने हैं। ठीक है। तो उचित योग्यता वाला डैश नियुक्त करें, तो एक होता है सुरक्षा अधिकारी। कारखाना अधिनियम संशोधन 1987 की धारा 41(a) के अनुसार राज्य सरकार को मुख्य कारखाना अधीक्षक की अध्यक्षता में प्रति डैश वर्ष में एक बार स्थल मूल्यांकन समिति का गठन करना होगा, 5 वर्ष में। कारखाने को बंद करने हेतु अधिष्ठाता या परिभोगी को कितने दिन पूर्व संबंधित अधिकारियों को लिखित सूचना देनी होगी, 60 दिन में। शासकीय या सरकारी राजपत्र में अनुज्ञापित अधिनियम को लागू करने हेतु डैश सरकार को निरीक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है, तो वो है राज्य, है ना, यानी कि सरकार को। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? देखिए सभी हैं, तीव्र औद्योगिक परिवर्तन भी है और आपका व्यापारिक मंदी भी है और आपके मौसमी कारक भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नियमित अंतराल पर आने वाले चक्रों के कारण होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। कार्य समितियां एवं शॉप काउंसिल डैश के प्रमुख रूप होते हैं, वो है कर्मचारी सहभागिता। स्थायी सकल अपंगता मानी जाएगी उस प्रत्येक चोट या घाव से उत्पन्न जो अनुसूची डैश में वर्णित है, वह अनुसूची फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से आप क्या समझते हैं?
तो ऑप्शन ए ही सही है कि निर्णय की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर श्रमिकों का सहयोग। भारत में सर्वप्रथम श्रम संघ की स्थापना कब हुई? तो 1890 में हुई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1969 में। ठीक है। द्वितीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो वो हुई आपके 2002 में। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1958 में। ठेका श्रमिक विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 1970 में लागू हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक श्रम संनियम निर्माण के नवीन सिद्धांत हैं। तो देखिए तीनों ही हैं, संरक्षण भी है, सामाजिक न्याय भी है और नियमन भी है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये व्यूवर्स आपके पूरा 2019 का क्वेश्चन पेपर हो गया है। बेसिकली हिंट देने के लिए है ताकि आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। तो इसकी एक प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट में ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है ना व्यूवर्स। तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।